एम्पायर्स के चौथे पार्ट के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। हम बात कर रहे थे कि आज भी सल्तनतों का वजूद है, गो कि वो इनविजिबल है। कई मामलात में वो मिलिट्री तौर पे भी एग्जिस्ट करता है, जैसे इराक़ में और अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ, सीरिया में मुदाखलत हुई, लिबिया में किसी हद तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुदाखलत हुई, और दुनिया के दूसरे ममालिक में मुदाखलत हुई, तो वो आज भी जारी है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अब साम्राज्य ममालिक जो है वो मिलिटरीली तो कब्ज़ा नहीं करते, हालांकि कुछ केसेस में जैसे इराक़ और अफ़गानिस्तान में उन्होंने मिलिटरीली भी कब्ज़ा किया, लेकिन बहुत सारे मामलात में वो आलमी मालियाती इदारों के तहत जो है वो इन ममालिक को कब्ज़ा करते हैं, उनको कर्ज़ों में जकड़ते हैं, उनको कर्ज़े देते हैं, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट उनके सर पे मुसल्लत करते हैं और फिर वो कर्ज़ों में जकड़ लेते हैं। तो फाइनेंस कैपिटल जो है वो उसने दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है। अब ऐसा होता है कि जो आपको मुआशी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं वो साम्राज्य मुल्कों के मफाद के लिए बनानी होती हैं। जैसे साम्राज्य मुल्क आपसे कहते हैं कि जी आप एग्रीकल्चर पे सब्सिडी ख़त्म कर दें, सनत पे सब्सिडी ख़त्म कर दें, बिजली पे सब्सिडी ख़त्म कर दें। उसका नतीजा ये होता है कि जब आप सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली जाती है तो उससे आपकी मईशत को नुकसान होता है। दूसरी तरफ आलमी मालियाती इदारे ये कहते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट करें और अपनी मार्केट को ओपन करें। लाजमी बात है कि अमेरिका या मगरबी ममालिक के पास जो टेक्नोलॉजी है वो ग्लोबल साउथ के ममालिक से बहुत एडवांस है और वो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब वो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी चीज़ें सस्ती होती हैं, जिनका मुकाबला ग्लोबल साउथ के ममालिक नहीं कर सकते, इसलिए उनकी इकॉनमी मुतासिर होती है। इसी तरह सियासी तौर पर भी ग्लोबल साउथ के ममालिक को मजबूर किया जाता है कि वो बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर मगरबी ममालिक का साथ दें और IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू आलमी मालियाती इदारों की पॉलिसीज़ को पूरी दुनिया में मुसल्लत किया गया। WTO के जो कवानीन हैं उनके बारे में नाक़िदीन कहते हैं कि वो ज़्यादातर अमीर ममालिक की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी ताकतवर ममालिक की से है, और जो तीसरी दुनिया के गरीब तरक्की पजीर ममालिक हैं या ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं उनकी अहमियत बहुत कम है। इसी तरह माजी के साम्राज्य मुल्कों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। जितनी बड़ी ताकतवर दुनिया में कंपनीज़ हैं उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके ताल्लुक़ माजी के साम्राज्य ममालिक से है, और इन साम्राज्य ममालिक ने इन कंपनियों को पूरी दुनिया में मुसल्लत किया हुआ है और उनके मफादात के लिए वो दुनिया में जंगें भी मुसल्लत करते हैं और गरीब ममालिक के लिए मसाइल भी खड़े करती हैं। लेकिन अगेन जो ग्लोबल नॉर्थ के बहुत सारे मुफक्किरीन और ख़ुद ग्लोबल साउथ के बहुत सारे मुफक्किरीन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देखें जी, हर मामले में आप साम्राज्य को इल्ज़ाम देकर जान नहीं छुड़ा सकते। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ख़ुद आज़ाद हुए थे या उन्होंने आज़ादी दूसरे ममालिक की निस्बतन देर से हासिल की, लेकिन उन्होंने तरक्की की मनाजिल बड़ी तेज़ी से तय की। जैसे कि सिंगापुर की मिसाल दी जाती है, ताइवान की मिसाल दी जाती है, साउथ कोरिया की मिसाल दी जाती है कि इन ममालिक ने अपनी तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद, तमाम तर रुकावटों के बावजूद बड़ी तेज़ी से तरक्की की, क्योंकि बुनियादी तौर पे उन्होंने पॉलिसीज़ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन को फॉलो किया। वहाँ पर विजनरी क़यादत थी, उस विजनरी क़यादत ने दिन रात काम किया और अपने लोगों को स्किल्ड बनाया, ऐसी मईशत तैयार की जो नॉलेज बेस्ड थी, और उस मईशत का फिर उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ। ताहम ग्लोबल साउथ के सोशियोलॉजिस्ट इंसिस्ट करते हैं कि जिन ममालिक ने तरक्की की भी है वो भी साम्राज्य के ही एक्सटेंशन है। मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया में एक तवील अरसे तक डिक्टेटरशिप रही और वहाँ मगरबी ममालिक के मफादात थे तो उसको प्रोमोट किया गया। बिल्कुल इसी तरह सिंगापुर में भी एक तवील अरसे से गैर जमहूरी हाकिम रहे और उसको भी मगरिब ने सपोर्ट किया क्योंकि वो मगरिब का एक एक्सटेंशन था। और अब लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि वियतनाम भी तरक्की कर रहा है, और वियतनाम तो पहले फ़्रांस की कॉलोनी रहा, फिर अमेरिका ने उस पर कब्ज़ा रखा, जंगें हुई वहाँ पर, लेकिन अब फ्रांस की जो अब वियतनाम की इकनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत तेज़ है। वहाँ तालीम का मेयार बेहतर हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हुई है,
اور معاشی نمود بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو گلوبل نارتھ کے ناقدین جو امپائرز کی حمایت کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امپائر پر بھیجا تنقید نہیں کی جانی چاہیے، ان کا خیال یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے کرپٹ حکمراں اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے تمام طرح کے الزامات جو ہے وہ مغربی ممالک پہ لگاتے ہیں، اور وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، خود احتسابی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جدید دور میں بھی جہاں ہم مغربی ممالک کی کوئی مداخلت نہیں دیکھتے، وہاں روانڈا میں لوگوں نے روایتی ہتھیار بھی نہیں، ہاتھوں سے، چھریوں سے، چاقو سے، خنجروں سے جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ ملین سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا۔ ان کا خیال ہے کہ تھرڈ ورلڈ کی جو بیکورڈنیس ہے اس میں ان کے اپنے حکمرانوں کی، ان کے اپنے فرسودہ خیالات کی، ان کے اپنے روایت پرستانہ رجحانات کا عمل دخل ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہاں اداروں کو مضبوط کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہاں تعلیم کو بہتر کریں، معیشت کو بہتر کریں، کرپشن کو ختم کریں، وہ مغربی ممالک کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنی عوام کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگین جو سوشیولوجسٹ اور ناقدین گلوبل ساؤتھ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کرپشن ایک بڑی بلا ہے، تو یہ کرپشن بڑے پیمانے پہ مغربی کمپنیوں کو دیا جاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے جتنے کرپٹ افراد ہیں ان کا پیسہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ اور ایسے جزیرے نما ممالک میں یا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں پڑا ہوا ہے جہاں پر مغربی ممالک کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ اور اگر مغربی ممالک چاہتے ہیں، ماضی کے سامراجی ممالک چاہتے ہیں یا امریکہ چاہتا ہے کہ اس کرپشن کو ختم کیا جائے، تو ان کی جو دولت وہاں ڈپازٹ ہو رہی ہے اس دولت کو کنفسکیٹ کر کے وہ ان غریب ممالک کو واپس کر دیں، یا ایسا قانون ہی بنا دیں کہ یہ کالے دھن کو کوئی بھی بینک لے ہی نہ سکے۔ تو امپائر کی یہ ڈیبیٹ میرے خیال سے ابھی چلتی رہے گی۔ اس میں دونوں طرف کی جو دلیلیں تھیں، دونوں طرف کے جو آرگیومنٹ تھے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ آف کورس ان چھوٹے سے لیکچرز میں تمام چیزیں کور نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے طور پر مختلف آتھرز کو، جیمز لارنس کو، نیل فرگوسن کو، عرفان حبیب صاحب کو، ششی تھرور ہیں اور دوسرے بہت سارے آتھرز ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، خود ریسرچ کر سکتے ہیں اور اپنا نقطۂ نظر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم امپائر کی اس سیریز کو یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن امپائر سے کے حوالے سے مختلف سوالات کو جو ہے جو نسبتاً irrelevant questions لگتے ہیں ان کو میں آگے کے لیکچر میں ڈسکس کروں گا۔